सिविल सेवा में जो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक मायने रखता है। एक तो पीटी का सेक्टर हो गया, एक मेंस का हो गया। लेकिन मेंस का सेक्टर ऐसा होता है इसमें पीटी आ जाता है अपने आप। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें पीटी मेन दोनों मर्ज हैं। तो दो तरह का पैटर्न है। एक तो बेसिक चीज होते हैं, तो बेसिक जैसे आप 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी ले जाएं, छोटा छोटा बात सबको एक जगह कलेक्शन करना पड़ता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और कुछ जो है करेंट से रिलेटेड होगा, कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड पर होगा। बहुत टेंशन लेने का बात नहीं, इजी वे में आदमी निकल जाता है। पेशेंस बना के रखना है और अनाप शनाप पढ़ना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत बर्बाद करें, डायरेक्शन में चलना है, टू द पॉइंट। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये भी मुद्दा है। पढ़े जा रहे हैं लेकिन लिंक से हट कर जा रहे हैं। तो रात दिन मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं टकरा रहा है। एकदम सीमित पढ़ाएगा क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो साइंस तो सेक्टर है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सब तरह का चीज़ है। लेकिन बायोलॉजी वाला सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन होगा। फिजिक्स में बेसिक रहता है तो 9-10 से आपका काम चल जाता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड पर रहेगा, उसका ट्रेंड बना हुआ है क्या क्या देगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखना कहीं मत भूलिए, बहुत कारगर होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में, उससे आपको पैटर्न का पता चलेगा। पैटर्न क्या है, कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है, क्वेश्चन का नेचर क्या है। और कई ऐसे पब्लिकेशन है जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए बायोलॉजी में आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है एक जगह कलेक्शन आपका है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा, मतलब वो एरिया आपका हो गया, इस एरिया से ज़्यादा नहीं जाता है लगभग। तो एग्जाम में हम 75% तक चले जाएं बहुत ज़्यादा हो गया, 100% हमको नहीं बनाना, ये सोच लीजिए। 70+ में भागिएगा रिजल्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन बनाएंगे, 2 3 नहीं बन रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। हाँ 6 बन रहा है 10 में तो थोड़ा टेंशन है। 7-8 के रेंज में जाए, 1-2 भूल जाता है आदमी या गलती हो जाता है, मिसकंसेप्शन हो जाता है, वो सबके साथ होता है। यदि 100 क्वेश्चन दे दिया जाए, बहुत जानकार है तो 2-4 गलत करेंगे, कुछ रंगने में भी गलत कर देते हैं। तो 70+ आपको जाना है, ये टारगेट है। तो उसके लिए एक तो हम लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो लिखते जाइए, उसका होमवर्क है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। सिविल सेवा का आएगा, बीपीएससी का आएगा, जो तैयारी कर रहे हैं आएगा। पहले मूल्यांकन कीजिए कि हम कितना बना सकते हैं। कोई चैप्टर उठाइए उसका, आप देखिए कि हम कितना बना सकते हैं। यानी 40% बना लिए, कोई 50 बनाएगा, कोई 60 बनाएगा, कोई 70 बनाएगा। अब जिसका साइंस पेपर रहा है इंटर में या ग्रेजुएशन में, वो ज़्यादा बनाएगा। तो ये टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि साइंस वाला फिर हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा उसको, तो हिस्ट्री थोड़ा कम बनाएगा। अब जिसका हिस्ट्री रहा है पेपर, तो हिस्ट्री में ज़्यादा बनाएगा। इसलिए बैलेंस हो जाता है कि अपने सेक्टर में हम 4 क्वेश्चन ज़्यादा बना लेंगे, दूसरे में थोड़ा कम बनाएंगे। तो अपोजिट हमको पढ़ना है। साइंस वाला आर्ट्स में ज़्यादा मेहनत करे, आर्ट्स वाला साइंस में ज़्यादा मेहनत करे, ये अपोजिट वाइस वर्सा है। तो इस तरह से हम सिविल सेवा को क्रैक करेंगे। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीना 8 महीना साल भर बहुत है। आप प्रिपेयर कीजिए, सब डायरेक्शन आपको मिलेगा। पीटी में कुछ बुक रिफर करेंगे हम, जो पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर हम यहाँ बना देंगे, जो चैप्टर में हम डील करेंगे उसी को आप पढ़ते चले जाइएगा। पहले तो एनसीईआरटी आप ले लीजिए, 6 बहुत नीचे हो जाता है, 8, 9, 10 कर दीजिए। 6 तो दिन भर में भी खत्म हो सकता है। कोई भी बुक साइंस का, इंग्लिश या हिंदी,
इंग्लिश में स्पेक्ट्रम का एक आएगा, जनरल साइंस। तो हिंदी में कोई भी ले लेना, देख लेना पब्लिकेशन। उसके बाद आर्टिकल रीडिंग भी होमवर्क लिखे कि आर्टिकल जो पेपर में मैगजीन में आता है कि मान लीजिए चंद्रयान आया, गगनयान आया, इस टाइप का, उस पेपर कटिंग को आप फाइल बना लीजिए, आदत डाल लीजिए, डेली पेपर एक मंगाइए, अपने रूटीन में रखिए। वो मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उसमें आर्टिकल कभी सोशल इशू पर आर्टिकल है, कभी इकोनॉमिकल है, कभी पॉलिटिकल है, कभी साइंस वाला आर्टिकल है। उसको इजी मत समझिए, वही आंसर है आपका, वही क्वेश्चन होता है यूपीएससी बीपीएससी में। लेकिन आदमी खोज रहा है किताब में, मैगजीन में, परेशान है, कुछ नहीं। इतना अच्छा आर्टिकल निकलता है कि आप 6 महीना पढ़ेंगे तो आपका एकदम ब्रॉड नॉलेज होगा और लिखने का जो टेक्निक है वो भी डेवलप होगा। अब साइंस रिलेटेड आर्टिकल, जैसे एआई, समझ रहे हैं बात को? एआई पर आर्टिकल आ रहा है तो एआई से क्वेश्चन आ जाएगा। इसका मान लीजिए निगेटिव सेंस पूछ देगा मेंस में, क्या निगेटिव है इसमें, ह्यूमन बींग्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा फ्यूचर में। तो एआई क्या है पहले ये समझ ले, कौन कौन कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। अभी यूक्रेन एक बनाया रोबोट, मालूम है ना, वो पीटी का क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से न्यूज पर जो न्यूज सुन रहे हैं तो उसमें 2-4 पॉइंट आपको निकलता है, इस पर ध्यान को बना के रखना है। करंट से हमेशा जुड़े रहना है, चाहे आप मोबाइल से देखो या जैसे भी हो। एक बार जो दिन भर का न्यूज है उसको रिकॉल करना पड़ता है। न्यूज सुनना जरूरी है, पॉलिटिकल इशू या जो भी देश में क्या घट रहा है, दिन दुनिया में क्या घट रहा है, एक बार इन्हें दिन भर बैठे रहो वो भी गलत है। डेली अपडेट होना है, हमको एकदम अपडेट रहना है। अब हम आते हैं ट्रेडिशनल मैटर पर। ट्रेडिशनल बेस बना हुआ है कि अब मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, कोई एंजाइम का नाम पूछ लिया, वो तो मेमोरी है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ट्रेडिशनल जो है। ट्रेडिशनल ऑब्लिक करके मेमोरी बेस्ड, याद रखने वाला जो है चीज। कोई वैज्ञानिक का नाम पूछ देता है, उसमें कोई इलाज नहीं है कि हम अंदाज मार के निकल जाएंगे। वैज्ञानिक का नाम याद है, बनेगा, नहीं है, नहीं बनेगा। इतना करने के बाद जो क्लास नोट्स है उसको भी लिख लीजिए। क्लास नोट्स आपका मेन बेस, मेन डायरेक्शन हो गया। क्लास नोट्स को बीच में रखिएगा, चारों तरफ से राउंड अप कीजिएगा, प्लस एक और सेशन देंगे टेस्ट सीरीज। नहीं तो आप अपना ईमानदारी से घर में ही कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन डेली लीजिए, अपने से आंसर बनाइए, देखिए रिजल्ट क्या होगा। कम होगा, टेंशन नहीं लेना है, 1 महीना 2 महीना में परसेंटेज बढ़ेगा। स्टॉक होता है वो। ये मान लीजिए हम डेली 100 क्वेश्चन देखते हैं, महीना में 3000 हो गया, 6 महीना में 18000 हो गया। तो पूरे साइंस में 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। कितनों पढ़ लीजिए किताब, उसी 100 क्वेश्चन को हम फिर रिपीट मारते जाएंगे। 3 महीना फिर रिपीट मारेंगे तो हमको मेमोरी में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव का नियम है कि एक बार क्रॉस कर गया दिमाग से, तो जब दूसरा बार टकराएगा 6 महीना के बाद, तो दिमाग को स्ट्राइक होता है कि ये वाला देखा हुआ है, कहीं पूरा नहीं याद आ रहा लेकिन लग रहा है कि यही देखा हुआ है। तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। डेली 100 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। जिस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, 100 क्वेश्चन डेली। तो मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट लेके हम चले, 100 क्वेश्चन। 2 से 3 महीना के बाद फिर 2 सब्जेक्ट, इसको छोड़ दिए, दूसरा 2 सब्जेक्ट ले लिए। फिर 2 महीना के बाद फिर 2 सब्जेक्ट ले लिए, 6 सब्जेक्ट आपका 6 महीना में क्रॉस कर गया। 10,000 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा रहता है, तो उसमें हम 20,000 का टारगेट लेके चलेंगे।
चूंकि क्वेश्चन कहां से लाएगा, उसी से दे देता है, जैसे भी हो। तो हमको उस पर भी ध्यान देना है। हमारा उद्देश्य है कि जो एग्जाम का क्वेश्चन है उसको हम मैक्सिमम कैसे बना दें। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर देखेंगे तो रिपीटेशन वाला हमको पकड़ा जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन है तो उसमें निश्चित है कि 15 से 20 क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिएगा 2-3 साल पहले पूछा होगा। एक तो उधर से कैंसिल हम कर दिए, फिर हम टीचिंग किए, होमवर्क किए, मतलब कई सेक्टर से हमको 70+ में जाना है। तो इस तरह से मल्टी टारगेट हम लेके चलें, कोई एक टारगेट लेके नहीं चलें कि एक चीज़ पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, चल जाएंगे, नहीं। तो आप इस तरह से पूरा अपने स्टडी को फोकस कीजिए और धीरे धीरे बढ़िए। कॉन्फिडेंस में अपने आप आ जाइएगा। जब आपका 60-70% बनने लगेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। शुरू में कम परसेंट बने तो उससे घबराना नहीं है, अपनी इच्छा शक्ति को काफ़ी दृढ़ रखना है कि नहीं बनेगा। अब हम कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुछ पीटी मेन दोनों में जो होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी अभी का सब्जेक्ट नया है, तो बायोटेक्नोलॉजी आपको मुख्य परीक्षा में भी है, लिखने के लिए आता है, पीटी में भी भरा हुआ क्वेश्चन है। उसी प्रकार स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में जितना भी चीज़ है, चंद्रयान हो, गगनयान हो, जितना भी इसरो का कार्यक्रम है वो सब आ जाएगा। बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है इसरो का उपलब्धि, मान लीजिए अचीवमेंट ऑफ इसरो देता है, तो जितना भी अचीवमेंट है इसरो का, जब से इसरो का गठन हुआ है उस समय से हम दिखाते चले जाएं, हमारा लेख पूरा हो जाता है। तो क्या करेंगे कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाएंगे हम। इसरो का स्थापना कब हुआ था मालूम है? सब चीज जानना पड़ेगा। तिरुवनंतपुरम में 69। अब वहां से यात्रा हम शुरू करेंगे, स्थापना का हल्का दे देंगे। उसके बाद जो मेन मिशन उसका है, अंतरिक्ष में 95% जो मिशन है इसरो के द्वारा ही है। साथ में उसका यूनिट है, जैसे डीआरडीओ भी कुछ सामान बना देता है, और भी कुछ इलेक्ट्रिकल, हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है वो बना देता है, सर्किट बना देगा, लेकिन मेन है इसरो। तो पीएसएलवी का नाम सुना होगा, एक सक्सेसफुल रॉकेट है। चंद्रयान रिसेंट हो जाएगा, गगनयान का प्रोजेक्ट चल रहा है, और फ्यूचर में मानव युक्त यान भेजने का प्रोजेक्टेड है जो हाल में पूरा होगा। इसरो का ऐतिहासिक उपलब्धि देते हुए फ्यूचर का भी हम दिखा देंगे, तो पूरा क्लियर हो जाएगा इसरो का क्या क्या उपलब्धि है। स्पेस टेक्नोलॉजी भारत जो है 1 to 5 में पूरे विश्व में। पहले जो रॉकेट बना था तो फोटोग्राफ देखा होगा, साइकिल से ले जाके पहुंचाया उसका पार्ट को बैलगाड़ी से, वहां से यात्रा शुरू किया। बहुत मेहनत लगा है। कारण क्या है कि हम लोग के पास बजट कम होता है। भारत सरकार का जो बजट है उसमें मात्र 1.5% के लगभग बजट जो है इसरो को दिया जाता है। अमेरिका वगैरह में जो स्पेस एजेंसी उसको 16% बजट मिलता है पूरे बजट का। तो मंगलयान भेजा जा रहा था, सरकार बजट नहीं दे पाया। अब सोचिए कि वैज्ञानिक 15 साल तक रात दिन मेहनत किया, 24 घंटा 68 घंटा का शिफ्ट में मंगलयान बनाने के लिए। कम से कम खर्च में बनाना है, नया नया एलिमेंट खोजना है, रिप्लेस करना है, जो महंगा है उसको हटा देना है। उसमें सोना भी लगता है, प्लेटिनम भी लगता है, जो काफ़ी महंगा होता है। तो मिनिमम बजट में बनाया गया मंगलयान 400 करोड़ मात्र। किलोमीटर से जोड़ा जाएगा तो 9 रुपया किलोमीटर ऊपर गया, बात समझ गया ना।
लेकिन अन्य कंट्री का बजट जो है इससे 10 गुना ज़्यादा होता है। वो लोग भी आश्चर्य करने लगा इतना कम दाम में कैसे भेज दिया इंडिया। तो स्कार्सिटी था बजट का, तो बढ़ते चले गए। तो वो अपने मुकाम पर है, 1 to 5 पोजीशन पर है। कई सेक्टर में भारत 1 to 5 है। जैसे एटॉमिक एनर्जी में हम 1 to 5 हैं पूरे विश्व में, IT सेक्टर में 1 to 5 हैं, स्पेस रिसर्च में 1 to 5 आ चुके हैं, और कई सेक्टर में हम पहुंचने वाले हैं 1 to 5 में। सेना भी हमारा 1 to 5 में। तो अब्दुल कलाम का विजन था बहुत पहले कि विजन 2020, उनका विजन था कि 2020 में डेवलप बना देना है, लेकिन नहीं बना। कि मान लो हमारे पास 100 सेक्टर है, 100 सेक्टर में हम 15 सेक्टर में 1 to 5 चल जा चुके हैं, लेकिन और भी सेक्टर हमारे पास है, मान लो एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, तो सब प्रोजेक्ट चल रहा है। एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है 2030 तक लाजवाब है। 2030 ईस्वी तक ये मोदी का कॉप 2022 कॉप समझता है, COP एक सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसको जानना पड़ेगा सब चीज, तो बहुत डिटेल में, छोटा छोटा बात पहले समझा लेते हैं, तब सिलेबस लिखा है। ये बात है 87 का क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में। पर्यावरण पॉल्यूशन वगैरह जो है, CO2 निकल रहा है ज़्यादा मात्रा में, तो उससे संबंधित कई सम्मेलन हुए, लेकिन क्योटो जापान का एक शहर है, वहाँ सबमिट हुआ। उसी में CO2 उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था, और उसी समय से COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो मेंबर है उसका, उसमें सहमति दिया। अब वहां से क्योटो सम्मेलन छोड़ के कॉप 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सम्मेलन हो रहा है। 2015 आ गया, कहानी सुनते जाइए। 2015 पेरिस में कॉप सम्मेलन हुआ, हर साल होता है। पेरिस सम्मेलन में ये प्रस्ताव रखा गया कि हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है, वायुमंडल में जो CO2 का मात्रा है, उसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले जो मात्रा था वहां तक लाना है। और कब तक लाना है? तो 2100 ईस्वी तक लाना है। भारत के PM नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 1915 को पेरिस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया। कब हस्ताक्षर किया? 1915, याद रखना, गांधी जयंती के अवसर। तो भारत भी पेरिस सम्मेलन में हस्ताक्षर कर दिया कि हम जो है CO2 के लेवल को गिरावेंगे। कब तक गिरावेंगे? 2100 ईस्वी तक। लेकिन उस पेरिस सम्मेलन को जो टारगेट रखा गया, 2 भाग में बांट दिया गया। 2015 से 2050 फर्स्ट फेज, दूसरा फेज 2050 से 2100। बात समझ में आ रहा है ना? 15 से 50 पहला फेज, दूसरा फेज कब रखा गया? 50 से 21। तो अभी हम लोग फर्स्ट फेज में चल रहे हैं, 15 से 50। अब भारत क्या किया कि 15 से 50 जो पहला फेज है उसको 2 भाग में बांट दिया। 2015 से 2030 और 2030 से 2050। क्लियर है? अभी भारत सरकार का जितना भी प्रोजेक्ट जा रहा है, ध्यान देना कि 2030 तक का जाएगा। जो डीजल पेट्रोल का गाड़ी बंद करने का बात है, 2030 तक टारगेट है, सब गाड़ी बंद होगा, इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन वाला चलेगा। अब डीजल पेट्रोल का फ्यूचर नहीं है, इसलिए अब महंगा गाड़ी खरीदने का नहीं सोचना है, तो खत्म करेगा। तो मान लो 30 तक नहीं टारगेट पूरा हुआ तो 5 साल और बढ़ा देगा, लेकिन खत्म होना है। इलेक्ट्रिक बहुत हैवी मात्रा में चल रहा है। 2030 तक टारगेट है कि हम डीजल पेट्रोल के वाहन को एकदम खत्म कर दें। दूसरा टारगेट है गैर परंपरागत ऊर्जा। नाम सुने हो कभी? अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी।
का कैपेसिटी 500 गीगा वाट। इसको दिमाग में याद रखना कि 2030 तक अक्षय ऊर्जा का टारगेट कितना रखा गया है? 500 गीगा वाट। मतलब कोयला जला के हमको बिजली नहीं लेना है। गैर परंपरागत का मतलब हुआ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरह तरह का है, पढ़ावेंगे। जिसमें सबसे प्रमुख है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को पूरा करने के लिए भारत में कई प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया गया है। कभी सुना है? जान लो, 122 कंट्री इसका मेंबर है। वैसा कंट्री जो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास है, जहां सूर्य का किरण ज्यादा देर तक आता है, उस सूर्य के किरण से सौर ऊर्जा को संग्रह करके बिजली उत्पादन होगा। और 122 कंट्री एक दूसरे के जो पावर प्लांट है उसको जोड़ देंगे। अब मान लो नेपाल वाला जोड़ देगा भारत से, भारत में लाइन कटा तो दे देगा लाइन, चलाओ काम, उसका लाइन कटा हम लाइन दे देंगे। कितना अच्छा सिस्टम है। 122 कंट्री पावर सर्किट से जुड़ गया, सब उत्पादन कर रहा अपना हिसाब से, और उसमें भारत ही पहल किया। और उसका जो मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है बोलिए? ठीक है, ये भारत का पहल है, मोदी जी का पहल है, सबको जोड़ दिया है। और भारत में सौर ऊर्जा कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो स्मार्ट सिटी योजना का नाम सुने हो, स्मार्ट सिटी का नाम सुने हैं ना? कितने साल को दिया गया है? 101 है। बिहार में कितना स्मार्ट सिटी का घोषणा है? 4 याद रखना। पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है उसको सुन लो। कोई भी बिजली बाहर से नहीं आएगा, कोयला से नहीं आएगा। 100% बिजली उसी शहर में सोलर सिस्टम से बनाया जाएगा। हर मकान के छत पर सोलर पैनल होगा। और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अभी जितना भी सरकारी कार्यालय है उसमें सोलर सिस्टम लगाना शुरू कर दिया गया है। थोड़ा स्लो चल रहा है प्रोजेक्ट, लेट चल रहा है। तो जो नया बिल्डिंग बन रहा है, तो एक बना होगा सरदार पटेल भवन बॉटनिकल गार्डन के ठीक सामने, गेट के सामने कभी गया होगा, उसमें बाहर से लाइन नहीं गया है, सारा सोलर सिस्टम से है। और उसका जो नाला है वो बाहर नहीं जाता है, वो नाला बायोडिग्रेडेबल बनाया गया है, वहीं पर सरा गला के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है। वो बाहर से कोई हेल्प नहीं लेता है, ना हवा के लिए, ना नाला के लिए, ना बिजली के लिए। तो एक परफेक्ट जो है इको फ्रेंडली बिल्डिंग है। अभी सरकारी है, दूसरा प्राइवेट आदमी के लिए भी अभी सब्सिडी दे रहा है सरकार, लेकिन कुछ दिन में अनिवार्य कर देगा कि इसको हटाइए, अपना छत पर लगाइए, जितना भी छत है उससे दिन भर का काम आपका चल जाएगा। हम क्यों बिजली बर्बाद करें? क्योंकि ये जो बिजली जल रहा है तो कहीं कोयला जल रहा है, जान लीजिए, कहीं कोयला जल रहा है, CO2 निकल रहा है। बाढ़ है, कहलगांव हमारे पास 2 है, जितना यूनिट हम खर्चा कर रहे हैं उतना CO2 निकलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, उसके बाद कई कंट्री ने कार्बन टैक्स लगा दिया, जिसमें नीदरलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब कंट्री आया आगे। उसके बाद कई कंट्री कार्बन टैक्स लगाया। पेट्रोल भराते हो, गाड़ी से धुआं निकलेगा, CO2 निकलेगा, पेट्रोल पर कार्बन टैक्स है। खाना बनाते हैं, CO2 निकलेगा, कार्बन टैक्स दीजिए। इसलिए कि आप कम यूज कीजिए, बेवजह का मत यूज कीजिए। बिजली जला रहे हैं, कार्बन टैक्स लग रहा है वहाँ कंट्री पर, हम लोग के यहाँ भी नहीं है, लेकिन लग रहा है सब जगह।
ताकि जागरूक हो जनता, कंसस हो, आर्थिक लोड दे दिया गया कि तुम यूज ज़्यादा मत करो, सिंगल वाहन पर मत जाओ, कार जा रहा हो तो किसी को लिफ्ट दे दो। अब यहाँ लिफ्ट देगा तो लूट लेगा रास्ता में, ये भी दिक्कत है, वो अलग बात है। तो अब है कि कहने का मतलब कि हम इतना कॉन्शियस हो चुके हैं कि CO2 का लेवल बढ़ते जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अभी टेम्परेचर देख लो बढ़ते जा रहा है, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगा, मौसम में बदलाव आ रहा है। अब रेगिस्तान में बाढ़ आ गया, ऐसा पहले नहीं हुआ था, तो प्राकृतिक प्रकोप आएगा। ये सब मौसम, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमन एक्टिविटी, शहरीकरण है, ये कंक्रीटाइजेशन है, कंक्रीट का मकान है, दिन भर जो है गर्मी एब्जॉर्ब करता है और रात में हीट को रिलीज करता है। जितना भी रोड है, सड़क है, पूरा कंक्रीट से हम भर दिए हैं। जहाँ जंगल होता था वहाँ हम कंक्रीट से बिछा दिए, उससे दो नेगेटिव है, तो हीट को रिलीज करता है, दूसरा पेड़ कटने से जो वाटर लेवल है वो खत्म हो गया, वाटर लेवल भाग रहा है। फिर अभी आया कि बिहार का 18 जिला जो है वाटर लेवल और गिर गया। वाटर लेवल गिरने का दो कारण है, तो पेड़ का संख्या कम होना, दूसरा जो सड़क बना है तो वर्षा जब होता है तो मिट्टी में पानी नहीं जा पाता है। पहले हर जगह से ऑब्जर्व होता था मिट्टी में, अभी हर जगह तो बिल्डिंग बना दी, हम कहाँ से ऑब्जर्व होगा, जगह